गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रेनबो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम जितने भी वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं, उन यूट्यूब चैनलों में जो आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सब सीक्वेंसली आ रहे हैं हमारे। मतलब एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, कोई भी टॉपिक इसमें स्किप नहीं हो रहा है। तो आपके लिए सबसे बेटर ये है कि आप अगर हमारे पूरे वीडियो के सब्जेक्ट वाइज अगर आप सीरीज देखेंगे तो आपके जितने भी कंटेंट होते हैं चैप्टर से रिलेटेड वो सारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, आज उसी सीरीज में हमारा एक नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पराग नलिका का भ्रूणकोश तक प्रवेश। नाउ द एंट्री ऑफ पॉलन जीव इनटू एम्ब्रियो सेल। ओके, देखिए इससे पहले आपने वीडियो में सब कुछ सीख रखा है कि सर लघुबीजाणु जनन के द्वारा आगे चल के परागकणों का निर्माण होता है। इधर आपके गुरुबीजाणु जनन के द्वारा अंडाशयों के अंदर बीजांड या गुरुबीजाणु धानी के अंदर एक मादा यंत्रोद्भिद का विकास होता है। क्लियर? तो आज जो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब बात ये आती है कि मैंने आपको परागण भी पढ़ाया था। उस परागण में प्यारे बच्चों आपने सीखा था, आपने उस परागण में सीखा था कि सर एक पॉलन, एक ये कोई मान के चलो सर ये कोई हमारी एक पुष्प की जायाम है। ठीक है बच्चों, ये पुष्प का जायाम है और ये जो पुष्प का जायाम है आपको पता है कि सर ये पुष्प का कोई एक जायाम है और इस पुष्प के जायाम के ऊपर का ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं स्थितिकेश। सॉरी, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, स्टिक। ठीक है बच्चे, आपको मालूम है। और इसके नीचे वाला जो होता है लंबी, जो कई बार बोर्ड में बार बार आ रहा है, आपने कई बार जान लिया होगा, ये वर्तिका है और नीचे वाला आपका अंडाशय है। और इस अंडाशय के अंदर आपके क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। आपको पता है अंडाशय के अंदर अनेक छोटी अंडाकार संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे? बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। क्लियर? याद उसी का ये बीजाणु होते हैं ना, होते आपको पता है। और इस बीजाणु में आपने सीखा था कि इस पूरे बीजाणु के दो सिरे होते हैं। एक वो सिरा जो खाली होता है, एक वो सिरा जो खाली होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है? आपका बीजाणु है और इस बीजाणु में मान लो ये क्या है? आपकी अंडकोशिका और ये है आपका ध्रुवीय केंद्र। मान लो ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? बीजाणु है। और इस बीजाणु में ये जो बैठा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर जो कोशिकाओं का ये समूह जो दिख रहा है, ये कोशिकाओं का जो समूह है, ये 7 कोष की 8 गुण की जो ये समूह है, ये है आपका भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेल। अब बच्चे यहाँ बात क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, सर आपने हमें बताया था कि परागण की प्रक्रिया में चाहे स्वपरागण हो चाहे परपरागण हो, पर परागण की क्रिया में हमारा द्विकोशिकीय परागण, मैंने आपको बताया था कि जो नरयुग्मोद्भिद का विकास है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है, परागण से पूर्व, एक परागण के बाद। तो परागण से पूर्व में क्या होता था? परागण से पूर्व में तो वो एक कोश की किसमें बदल गया? तो द्विकोशिकीय बदल गया। फिर द्विकोशिकीय परागण आपका वर्तिकाग्र के ऊपर आकर किसी प्रक्रिया के माध्यम से, चाहे कोई सी प्रक्रिया हुई हो उसमें, उसके माध्यम से आपका ये जो द्विकोशिकीय परागण होता है वो द्विकोशिकीय परागकण आकर आपके द्विकोशिकीय परागण का परागण हो जाता है और वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बताऊं। देखिए ये आपका था नलिका केंद्र या काय केंद्र और ये था आपका जल केंद्र। ये आपका परागण
क्या है ये आपका पॉलन ग्रेन है। तो अब बच्चे बात आती है, ये जो परागकण है, ये परागकण जैसे आपके वर्तिकाग्र के जायांग पर आ जाता है, जायांग के जैसे वर्तिकाग्र पर परागण के माध्यम से, किसके माध्यम से आपने सीखा था कि परागण की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी पुष्प के पुंकेसर से मुक्त हुए परागकणों को उस पुष्प के मादा पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसको परागण कहा जाता है। अब जैसे परागण हो जाता है तो अब परागण होने के बाद आया हुआ जो परागकण है और उसी पुष्प के जायांग का जो स्त्री केसर वाला जो पार्ट का जो बीजांड है या बीजाणुधानी है, अब इन दोनों के बीच में बच्चे इंटरेक्शंस होता है। क्या होता है? इंटरेक्शंस होता है कि आया हुआ परागकण, परागण के दौरान जो आया हुआ परागकण है, ये परागकण क्या उसी पुष्प की जाति का है या नहीं। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, पादप स्त्री केसर और पराग संकर्षण या अन्योन्य क्रिया। तो बच्चे क्या होता है कि प्रत्येक पुष्प के जायांग में ये एबिलिटी होती है कि वह अपनी ही जाति के परागकणों को स्वीकार करती है, जो किसी दूसरी जाति के पुष्प के अगर परागकण आते हैं तो उनका अस्वीकार करती है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अगर मान के चलो चने का परागकण अगर चने के ही जायांग के ऊपर पहुंचेगा तो परागण और निषेचन संभव होगा, और यदि मान के चलो चने के मादा पुष्प के जायांग के ऊपर या मादा पुष्प के अंदर उपस्थित जायांग के वर्तिकाग्र पर अगर मान के चलो मक्के का अगर परागकण चला जाता है तो इस तरीके के परागकण, क्योंकि मक्का एक बीजपत्री है, चना द्विबीजपत्री है, तो इस स्थिति में जो चने का जायांग है वो खुद इस चीज को नकार देगा कि आया हुआ परागकण मेरी जाति का नहीं है, और जब मेरी जाति का नहीं है तो उसका वो क्या कर देती है? अस्वीकार कर देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागकण स्त्रीकेशन संकर्षण या पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि आया हुआ परागकण इसकी जाति का होता है तो ये जायांग फिर क्या करती है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, ये जो परागनलिका है, इस परागनलिका का जो भ्रूणकोश में या भ्रूणकोश तक आप देख रहे होंगे, ये है आपका परागकण, और ये जायांग के अंदर अंडाशय के अंदर ये है बीजाणु, बीजांड के अंदर है भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश का परागकण का भ्रूणकोश तक जो एंट्री है, प्रवेश है, वो कई सारे चरणों में पूर्ण होता है, जिसके मैं आपके सामने यहाँ स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। पहला जो स्टेप है वो ये है बच्चे कि परागकण का ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पहला स्टेप बच्चे ये आप याद रखना, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। क्लियर? पहली बात क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो आया है, जो पॉलन ग्रेन या परागकण आया है वर्तिकाग्र के ऊपर, पहले उसका अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का। जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो फिर दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा। अब आप देखते हैं कि जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो परागकण में से क्या निकलेगी? परागनलिका। वो परागनलिका किसमें प्रवेश करेगी? वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में। अब आता है दूसरा स्टेप, परागकण की परागनलिका का वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में प्रवेश, वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में प्रवेश। क्लियर? दूसरा स्टेप ये आएगा। अब बताओ आपका परागकण की परागनलिका ये मूव कर रही है, ठीक है। अब जब ये मूव करेगी तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर आएगी? फिर तीसरा जो स्टेप आता है वो बच्चे आता है परागनलिका का, आपको मालूम अंडाशय के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। अगला स्टेप आता है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। अगली ये पॉइंट रहेगा। और जब बच्चे बीजांड में से प्रवेश कर जाएगी परागनलिका, फिर क्या आएगा? एट लास्ट भ्रूणकोश में प्रवेश। तो चौथा आता है परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। क्लियर बच्चे? अब जब परागनलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो वहां पर भ्रूणकोश में क्या उपस्थित है? नर और भ्रूणकोश में मादा युग्मक और द्वितीय केंद्रक है। तब बच्चे लास्ट में जो पांचवा स्टेप आएगा उस स्टेप का नाम होगा द्विनिषेचन, अर्थात नर व मादा युग्मकों का संलयन
एवं निषेचन व त्रिसंयोजन। तो आप समझ सकते हैं कि निषेचन तो पहले बाद में होगा, निषेचन तो पहले बाद में होगा, उससे पहले आपके आए हुए परागकण का कई सारे स्टेप से निकलते हुए बाद में उसके युग्मकों का बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में प्रवेश होगा। तो आइए क्लियर करते हैं इस चरण को। अब बड़े गौर से सुनना, अब मैं इसी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं, यही स्टेप रहेंगे, मगर मैं आपको यह इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। आपको शायद यहां से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में हमें भेजिएगा। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था कि परागकण जैसे ही परागण के दौरान अपनी ही जाति के सुयोग्य वर्तिकाग्र पर यदि पहुंच जाता है, ठीक है, तो अब वो जो जायांग होती है, वो जायांग पहचान लेती है कि आया हुआ जो परागकण है वो मेरी ही जाति का है। क्लियर? अब जब इसने पहचान लिया कि आया हुआ परागकण मेरी ही जाति का है, तब कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जल, फ्रक्टोज शर्करा, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, शर्करा, रेजिन, वाटर, कुछ इस तरीके के केमिकल्स यहां से जायांग के अंडाशय से सीक्रेट होते हैं, अंडाशय से स्रावित होते हैं, और वो रासायनिक पदार्थ बच्चे क्या होते हैं, इस तरीके से वो स्रावित होते हैं। आप मान लीजिए ये रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल है, मैं आपको बता दूंगा अभी, ये आप देखिएगा ये फ्लो हो गया है, आपने देखा भी होगा जायांग के वर्तिकाग्र से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल, ये जो आपको मैं बताऊं, ये जो आपके रसायन छूट रहे हैं, ये जो रसायन है, अर्थात जैसे ही इसको आभास हो जाता है कि आया हुआ परागकण मेरी जाति का है, तो प्रत्येक पुष्प के जायांग के अंडाशय से कुछ रासायनिक पदार्थ छूटते हैं, और उन रासायनिक पदार्थों में बच्चे क्या होती है, आपकी फ्रक्टोज होती है, जिसको हम फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रक्टोज होती है। इसके अंदर आपका रेजिन होता है, क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, रेजिन होता है। इसके अंदर आपका क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, जल होता है, और कुछ विशेष प्रकार के मकरंद भी होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, अब ये 4-5 प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये रासायनिक पदार्थ आपके अंडाशय से निकलते हुए और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब बात आती है सर ये वर्तिकाग्र तक क्यों जा रहे हैं, तो बच्चे ये अंडाशय ये इंडिकेशन कर रहा है आने वाले परागकण का, या इसको ये संकेत कर रहा है कि आए हुए परागकण आप मेरी ही जाति के हो, मैं आपको स्वीकार करना चाहती हूँ, और मैं कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन कर रही हूँ, जिन पदार्थ को आप एब्जॉर्ब करके अपने अंदर जो उपस्थित नर युग्मक हैं उनको आप मेरे भ्रूणकोश में प्रवेश करा दीजिए। बस इसका इतना मतलब, और कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो बच्चे, अंडाशय के द्वारा निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ मूव करते हुए वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वैसे ही ये जो परागकण है, वैसे ये जो परागकण है, वो परागकण क्या करता है कि इन पदार्थों की बाइचोल, आपको पता होगा इन पदार्थों को, ये जो परागकण की बाइचोल व अंतःस्थोल होती है, वो इनको अवशोषित कर लेती है। अब बात आती है इनको अवशोषित कर लेती है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अवशोषित कर लेती है प्यारे बच्चों, वैसे ही परागकण की दो चोल होती है, बाइचोल तो कठोर होती है मगर अंदर वाली पतली होती है। तो पतली वाली जो चोल होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, जो जल का अवशोषण करके, किसका एब्जॉर्प्शन करके बच्चे, जल का अवशोषण करके, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण करके क्या करती है कि ये जो परागकण है, इस परागकण के वे स्थान जहां पर बाइचोल में स्पोरोपॉलिन का जमाव नहीं हुआ था, वहीं कुछ छिद्र बन गए थे, जिन छिद्रों को मैंने पहले ही बता रखा था कौन से छिद्र होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। और बच्चे इन्हीं जनन छिद्रों से होती हुई जो हमारी परागकण की अंतःस्थोल होती है वो फूल जाती है, और इन जनन छिद्रों को फाड़ती हुई, इन जनन छिद्रों को फाड़ती हुई नलिका के रूप में विकसित होती है, जिस नलिका को स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, इसी नलिका को कहते हैं हम जनन नली, और इसी घटना को कहते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। क्लियर हो गया आपको? परागकण का वर्तिकाग्र अंकुरण मतलब ये है कि अंडाशय से छूटने वाले रासायनिक पदार्थ वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, जहां पर परागकणों की अंतःस्थूल बाइचोल उस पदार्थों का अवशोषण कर लेती है, जिससे अंतःस्थूल फूल जाती है और जनन छिद्रों को फाड़ती हुई बाहर निकल कर आ जाती है, और इस नली का ही नाम हम क्या कहते हैं, पराग नलिका या पराग नली, और इस पराग नली का ही नाम होता है पोलन ट्यूब। क्लियर बच्चे? ओके, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चे दूसरा स्टेप, एक स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप है, अब ये जो पराग नलिका है, अब इस पराग नलिका को ये लग रहा है कि मुझे जाना कहां है,
भाई परागनलिका अंकुरित होकर बाहर तो निकल के आ गई, अब हो सकता है परागनलिका इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, मगर परागनलिका को आना कहां है, यहां तक आना है। तो अब इसकी गति का जो निर्धारण करेगा, परागनलिका का जो अंडाशय की तरफ गति का निर्धारण जो करेगा वो कौन करेगा, रसायन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, रसायन। जैसे जैसे ये रसायन जिस दिशा से अंडाशय छूटते ऊपर तक आ रहे हैं, वैसे ये परागनलिका उन्हीं रसायनों की गति के समानांतर गति करती है। जहां जैसे जैसे रसायन इसको मिलते जाएंगे, ये परागनलिका उधर ही तरफ गति करती चली जाएगी। तो इस तरीके की जो आपके परागनलिका का रसायनों कारण गति है, इसको कहते हैं, एक गति नाम दिया गया है। इस गति को बच्चे हम लोग कहते हैं परागनलिका का रसायनों के आकर्षण के कारण उन्हीं रसायनों की तरफ चलते चले जाना, इस गति का नाम होता है बच्चे रसायनवर्तन गति। समझ लेना। तो परागनलिका का, समझना, परागनलिका का जो वर्तिका में जो प्रवेश होता है वो एक गति के द्वारा होता है। सब लोग समझ लेना ना, वर्तिका में जो प्रवेश होता है, एक बोर्ड में आता रहता है आपके, और वर्तिका में जो प्रवेश होता है वो एक गति के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं रसायनोचलन, रसायनोचलन गति। ठीक है, इस गति को कहते हैं रसायनोचलन गति, या इसको कह सकते हैं बच्चों, दूसरा भी नाम है इसका रसायनोवर्ती गति। रसायनवर्ती गति, रसायनवर्ती गति। ठीक है, अब आपके सर ये क्या हो गया, जब कोई भी विशेष संरचना रसायनों के कारण, रसायनों के प्रवाह के कारण या उनकी तरफ गति करती हुई बढ़ती है, इस प्रकार की गति कहलाती है रसायनवर्तन गति। जिस तरीके से आपने देखा है पौधे के जो भी सूरजमुखी का जो पादप होता है, उसके फूल का मुंह उधर ही होता है जिधर लाइट होती है। इस प्रकार की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, प्रकाश की तरफ गति करना, प्रकाश की दिशा के समानांतर गति करना है। ऐसे ही यहाँ परागनलिका रसायनों के समानांतर गति करेगी, इन्हीं के साथ साथ गति करती हुई आएगी, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं रसायनवर्तन गति। क्लियर। अब देखिए, अब रसायनवर्तन गति तो करे बेचारी, मगर जैसे परागनलिका, और एक और बात बताओ कि किसी भी परागकण में से कितनी परागनलिकाएं निकलती हैं, उस आधार पर प्रवेश की कहलाता है। जैसे एक नल की परागकणी प्रवेश, आपको एक नल का, जब किसी परागकण में से सिर्फ एक ही परागनलिका निकले तो उसको एक नल की परागकण प्रवेश कहते हैं। बहुनलिकी, जब एक से अधिक ज्यादा परागनलिकाएं निकले तो परागनलिकी बहुनलिकी प्रवेश कहलाता है। और एक बात और रिपोर्ट, ये परागनलिका के माध्यम से तो नर युग्मक यहां तक पहुंचेंगे, तो इस प्रकार का जो प्रवेश है इसको साइफोनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइफोनगेमी। समझ लेना कि परागनलिका का वर्तिका से हुई अंडाशय तक का जो प्रवेश है वो परागनलिका का प्रवेश कहलाता है। कौन सा, ये देखो, परागकण की परागनलिका का वर्तिका से होती हुई वर्तिका प्रवेश, ये किस प्रकार का प्रवेश कहलाएगा, ये कहलाएगा नलिकीय प्रवेश। कौन सा प्रवेश, नलिकीय प्रवेश। कौन सा प्रवेश, नलिकीय प्रवेश। और इस नलिकीय प्रवेश को प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइफोनोगेमी। आप लोग इन चीजों को बहुत याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। साइफोनोगेमी का मतलब क्या होता है, साइफोनोगेमी का मतलब होता है कि जब परागकणों का स्थानांतरण परागनलिका के माध्यम से उनके भ्रूणकोश तक किया जाता है तो उसको कहते हैं नलिकीय प्रवेश या साइफोनोगेमी। अब क्वेश्चन आता है नलिकीय प्रवेश ये सब क्यों हो रहा है, नलिकीय प्रवेश क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी इसमें बनने वाले जो भी नर युग्मक है वो चल होते हैं या अचल होते हैं, तो आपका जवाब आएगा सर अचल होते हैं। तो अचल होते तो मान के चलो अगर ये परागकण का निकला हुआ नर युग्मक यहाँ पड़ा रहे तो मादा युग्मक तक किसी भी स्थिति में पहुंच नहीं सकता है। इसी आधार पर कहते हैं कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए नलिका के माध्यम से पहुंचा जाता है, तो इस प्रवेश को नलिकीय प्रवेश, क्योंकि इनके परागकणों में निकलने वाले नर युग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं। परागकण कोई जनन संरचना नहीं, परागकण कोई परागकण है वाहक का काम करता है। यस, आप ये मत समझिए कि परागकण नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। बात यहाँ पर ये कि परागकण काम कर रहा है वाहक का, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे कोशिकाओं के केंद्रक हैं जो जनन कर सकते हैं, लेकिन परागकण सिर्फ कैरियर का काम कर रहा है, वाहक का काम कर रहा है, जो इस नर युग्मक को उठाकर यहाँ तक लेके आ रहा है मादा तक। क्लियर। तो आगे आइएगा। तो अब बच्चे क्या होता है, अब जैसे परागनलिका अंदर की ओर रसायन की तरफ गति करती है तो उसको पहला बैरियर मिलता है जिसका नाम क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। आप सबको मालूम है कि प्रत्येक पादप की कोशिकाओं की संरचना या भित्तियों का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं का तो एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज और पैक्टिन।
ओके बच्चे, तो क्या होता है इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज। या ये पूरी ये जो दीवार बनी है वर्तिकाग्र की, ये कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उन कोशिकाओं के भित्तियों में एक पदार्थ जमा होता है जिसका नाम सेलुलोज होता है। और इस सेलुलोज को गलाने के लिए परागकण के द्वारा कुछ एंजाइम छोड़े जाते हैं। जैसे कि बच्चे आप मान के चलिएगा, यहाँ पर एक एंजाइम छोड़ा जाता है जिस एंजाइम का नाम होता है सेलुलेज। ओके, और इस सेलुलेज एंजाइम के कारण क्या होता है कि वर्तिकाग्र आपकी क्या हो जाती है, टूट जाती है, छिद्रित हो जाती है और पराग नलिका इस वर्तिका में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? आपको इतनी बात समझ में आई बच्चे? समझ में आ गई होगी कि सेलुलोज एंजाइम के द्वारा गला दिया जाता है जिससे पराग नलिका वर्तिका में छिद्र करके आपकी वर्तिका में प्रवेश कर जाती है। अब जब वर्तिका में प्रवेश कर जाती है तो अब भाई चलना तो रसायनों की हो रही है। अब प्रॉब्लम आती है वर्तिका में जब प्रवेश कर जाती है तो वर्तिका कैसी होती है, किसी जायन की वर्तिका कैसी होती है, खोखली होती है। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं कि खोखलेपन से वो निकल जाएगी सीधे। पर किसी पादप की वर्तिका कैसी होती है, ठोस होती है, क्योंकि उसके पदार्थों का या उसका वर्तिकाग्र का निर्माण कुछ विशेष प्रकार के ठोस पदार्थों से होता है जिसको बच्चे में क्या कहता हूं, जिसको मैं कहता हूं पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है। तब क्या होता है, तब इन रासायनिक पदार्थों में और इस परागकण की परागनलिका में स्रावित होने वाले कुछ रासायनिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि इस पैक्टिन को गला देते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? पैक्टिनेज एंजाइम। इस परागकण के द्वारा बच्चे एक एंजाइम छोड़ा जाएगा जिसको हम पैक्टिनेज एंजाइम कहते हैं। और जैसे जैसे पैक्टिनेज एंजाइम छूटेगा वैसे वैसे ये पैक्टिन की जो दीवार होगी उसको गला देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। और जैसे जैसे बच्चे ये पैक्टिन की दीवार गलती जाएगी आपकी पराग नलिका की एंट्री होती चली जाएगी। अब समझना, अब जैसे जैसे पराग नलिका आपकी रसायनों की तरफ गति करती है ऐसे आती है, ठीक है बच्चे। अब ऐसे आगे समझना, अब यहाँ पर आगे क्लियर। आप देखिए, अब ये पराग नलिका आपकी आगे मूव करती हुई पैक्टिन को गलाती हुई पैक्टिनेज की सहायता से, और ये यहाँ मूव करते हुए आगे। अब इसी दौरान क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी दौरान इसमें जो आपने सुना था कि प्रत्येक परागकण का जो जन्म केंद्र होता है वो समसूत्री विभाजन कर देता है, और समसूत्री विभाजन कर देता है तो बीच रास्ते में दो युग्मक बना देता है जिन युग्मकों को क्या कहते हैं, नर युग्मक, मेल गैमेट। ये क्या बन गया आपके, मैं इसी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा कोलैप्स हो जाएगा, पर कोशिश करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, आप समझिएगा इसको। नर युग्मक, और ये कैसे होते हैं, अवृत होते हैं, और इसके परागकण के नलिका के आगे वो जो केंद्र होता है कायिक कोशिका वो क्या कहलाता है, नलिका केंद्र। आपको पता तो होगा इस चीज को, ठीक है। ये नलिका केंद्र। अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक कोशिश और कर रहा हूं, दूसरा कोई टॉपिक ले लूंगा मैं यहाँ पर। अब आप सीखिएगा, अब ये पराग नलिका अब आ गई। अब आप देखिए पराग नलिका सब अंडाशय में आ गई, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। अब किस तरीके से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा, तो बस छोटी सी बात बताता हूं कि किसी भी परागकण की पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार। एक छोटा सा इसी का बड़ा व्यू यहाँ पर बना देता हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए छोटा सा मैं वीडियो बना देता हूँ, छोटा सा इमेज बनाता हूँ मैं, और आप शायद कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, मैंने आपका ये आपको पहले से पता है, शायद आप जानते होंगे इस चीज को। इस तरह आपने ये बीजांड बनाया है, इस बीजांड का ये भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश है, ये अंडकोशिका है बीच में, ठीक है। अब बच्चे देखिए, अब पराग नलिका आपकी ये आ रही है, पराग नलिका ये आ रही है। अब इस पराग नलिका का बीजांड में तीन प्रवेश होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ये कौन सा द्वार होता है, आधारी भाग बीजांड का क्या कहलाता है, निवाक। और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी आवरण नहीं होता उसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। समझ लो, बस थोड़ा सा ही समझना है। बीजांड द्वार सिरा, ठीक है बच्चे। और ये कौन सा सिरा था, निभागी सिरा, ठीक है। और आपको ये मान इसके चारों ओर जो मृदुकी कोशिकाएं क्या होते हैं, आवरण होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अध्यावरण। तो बच्चे इन्हीं के आधार पर तीन प्रकार से प्रवेश करती है, समझना। अगर जब पराग नलिका आपके कहां से प्रवेश करे बच्चे, जब पराग नलिका आपके निभागी सिरे से अगर बीजांड के द्वार की तरफ मूव करती है, अगर वो निभागी सिरे से प्रवेश करती है, एक बात और सुनना, प्रवेश पराग नलिका कहीं से करे मगर हमेशा एंट्री कहां से होगी, उसके बीजांड द्वार वाले सिरे से, वही खाली होता है। तो अगर पराग नलिका किसी परागकण की निभागी सिरे से प्रवेश करती है तो उस प्रवेश को कहते हैं निभागी प्रवेश। बस ज्यादा ज्ञान नहीं, ओके। कौन सा प्रवेश हो गया, निभागी। और बच्चे अगर किसी भी परागकण की पराग नलिका आपकी आए, पराग नलिका आपकी आए, जैसे तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। ये अगर किसी भी परागकण की पराग नलिका आए और बीजांड द्वार से प्रवेश करे, कहां से प्रवेश करे, वो बीजांड द्वार से प्रवेश करे, तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार प्रवेश कहलाएगा।
क्लियर। अधिकांशतः जितने भी आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें हमेशा बीजांडद्वारी प्रवेश ही पाया जाता है। और लाला अगर कभी भी आपका कोई भी बीजांड के अंदर अगर परागनलिका आपके अध्यावरणों को भेदती हुई अंदर प्रवेश करती है तो ये कौन सा प्रवेश कराता है, अध्यावरणीय। बस तो आपके क्लियर हो गया होगा कि सर परागनलिका अध्यावरण से भी मूव कर सकती है अंदर की ओर बीजांड के अंदर की ओर भ्रूणकोश के लिए, और निभागी से भी कर सकती है और क्रियाद्वार से कर। क्लियर हो गया समझ में? ओके, अब नेक्स्ट बेटा इसमें मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब वीडियो काफी लंबा हो गया, अब बस सीधी सी बात है। अब अगला स्टेप रहता है परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो मैं बस आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे ही परागनलिका बच्चे आपके बीजांडद्वार की ओर पहुंच जाती है तो इस तरीके से ये आपके भ्रूणकोश के पास आ जाती है, ठीक है। और जब पास आ जाती है तो उसके आगे क्या होता है, नलिका केंद्र को पीछे क्या होते हैं, दो नरयुग्मक। तो अब हम आपको अगले वीडियो में बच्चे बताएंगे कि किस तरीके से परागनलिका जो आपके बीजांड को भेदती हुई भ्रूणकोश के पास पहुंच गई है, अब किस तरीके से वो परागनलिका आपकी भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी और अपने अंदर उपस्थित दो नरयुग्मकों को मादा युग्मकों के लिए स्थानांतरित करेगी, और किस तरीके से कुछ दिन निषेचन व त्रिशल्यन की घटना संपन्न होगी। तो अब आपके जो दो पॉइंट रह गए हैं उनको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अब आप देख लीजिएगा, इतना मैंने क्लियर किया, आगे आप देख सकते हैं।